आप सभी लोग। मैं आदित्य भार्गव पास में द नेक्सस ऑफ सक्सेस में एक बार दोबारा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम जानने वाले हैं कि रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं एंड इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है। सवाल यही है, सर व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज के लिए रिसोर्सेज आर ऑल थिंग्स which are used to satisfy our needs, यानी सारी की सारी वो चीजें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। दे आर टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, मतलब कि आप तकनीकी रूप से आप उन तक एक्सेस कर सकते हो, उन तक पहुंच सकते हो, उन्हें यूज कर सकते हो। इकोनॉमिकली फीजिबल, बोले तो कि अपने बजट में, मतलब कि आर्थिक रूप से वो फिजिबल। एंड तीसरा, दे आर कल्चरली एक्सेप्टेबल या फिर वायबल। इट मीन्स एनीथिंग अराउंड अस which is used to satisfy our need, which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable or viable। यानी कोई भी चीज जो इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करती है, चारों, सिर्फ एक या दो या तीन से नहीं, चारों ही कंडीशंस को फुलफिल करती है, वो चीज रिसोर्स कहलाती है। इट मीन्स कि वी कैन कंक्लूड और वी कैन से एनीथिंग एज रिसोर्स। किसी भी चीज को हम रिसोर्स कह सकते हैं कब? जब वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हो, जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब तकनीकी रूप से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई कोई चीज मेरे को दिखाई तो दे रही है, लेकिन मैं उसको किसी भी टेक्नोलॉजिकली या फिर किसी भी तकनीक रूप से मैं उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं कर सकता, रिसोर्स नहीं। इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब ऐसा भी ना हो कि भाई बजट ही अपना डाउन कर दे, तो ऐसी चीज को भी अपन रिसोर्स नहीं कहेंगे। एंड चौथी चीज, इट मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, मीन्स हमारा कल्चर उसको एक्सेप्ट करता हो। कोई भी ऐसी फलानी चीज, फॉर एग्जाम्पल XYZ, एंड अगर वो हमारे कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करती है, माइट भी हो सकता है कि वो तीनों कंडीशंस को फुलफिल करती है, माइट भी, लेकिन अगर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है देन उसको भी हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। यानी कोई भी चीज जो इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करती होगी, सिर्फ उसी को हम लोग रिसोर्स कहेंगे। अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा इन लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज करें, तो इवन ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो रिसोर्सेज। हमारे जो इंसान होते हैं ये भी रिसोर्सेज। तो ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो रिसोर्सेज। कैसे सर? भाई अगर आप ह्यूमन बीइंग्स को देखो तो वी यूज देम, कैसे यूज करते हैं? लेबर, एज अ लेबर। आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे लोगों को एज अ लेबर हायर करते हैं। इट मींस दे आर इन आवर बजट, वे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हैं, हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं एंड इवन आवर कल्चर एक्सेप्ट। क्योंकि भाई अगर मैं किसी को एज अ लेबर हायर कर रहा हूँ तो ऑल द वे मैं उसको एक काम दे रहा हूँ, तो उसके भी नीड्स को फुलफिल कर रहा हूँ। तो हमारा कल्चर कहता है कि हाँ भाई आप ह्यूमंस को एज अ लेबर मतलब हायर कर सकते हैं। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो रिसोर्सेज। तो ये है हमारे रिसोर्सेज। सर चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्या रिसोर्स और डेवलपमेंट इंटरलिंक्ड है? हाँ जी, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। लेकिन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, इस चीज को जानने से पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स की हैं एंड उनका अपने डेवलपमेंट में कैसे लिंक है। पहले अपन ये जानेंगे कि रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं एंड रिसोर्सेज का हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ कैसे इंटरलिंक है।
पहले ये जानेंगे एंड उसके बाद हम डेवलपमेंट के साथ इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहली चीज हमने क्लियर कर ली है कि व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं? एवरीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्स। अब हमारी नीड्स लिमिटेड तो है, भाई इंसान है, हम भूखे हैं, हमारी नीड्स इतनी ज्यादा है कि अगर मिले तो भाई सब कुछ ही यूज कर लेंगे। तो इट मीन्स हमारी नीड्स तो ठीक है, सेटिस्फाई तो खैर पता नहीं हो पाएगी या नहीं, बट स्टिल हमारी जो भी एक लिमिटेड नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं हमारे रिसोर्सेज। सवाल है कैसे रिसोर्सेज कैसे हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को चेयर चाहिए। अब चेयर क्यों? क्योंकि भाई अपने वो बैठने का है एंड बैठने के लिए चेयर चाहिए। अब चेयर कैसे बनेगा? प्लास्टिक से बनेगा सर या फिर लकड़ी से बनेगा सर? ओके, लकड़ी बोले तो वुड। वुड विल एक्ट एज अ रिसोर्स। व्हाई? बिकॉज वुड कैन सेटिस्फाई माई नीड। ये जो मेरे बैठने की जरूरत है, इस नीड को वुड पूरा कर सकता है इन फॉर्म ऑफ चेयर। तो हम ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे? उस वुड की कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद उसको कटाई करेंगे बाय द मदद ऑफ टेक्नोलॉजी एंड उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कटाई करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, उसको एक प्रॉपर चेयर का शेप देंगे एंड उसको अपने नीड के लिए, अपनी नीड की फुलफिलमेंट के लिए उसको यूज करेंगे। ओके, इट मींस कि वुड कैन एक्ट एज ए रिसोर्स। ओ यानी सर एवरीथिंग, कोई भी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, साथ में टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो एंड कल्चरली वायबल हो, एक्सेप्टेबल, तब तो भाई साहब वो रिसोर्स है। ओके, अगर हम पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट देखें या फिर इस चीज को इंटरलिंक करने की कोशिश करें, तो ह्यूमन बीइंग्स करते क्या है? दे इंटरैक्ट विथ नेचर बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड मेक इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। एंड इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो कि डेवलपमेंट में मदद आए। ओके, नेचर से इंटरैक्ट करते हैं। नेचर से मिलता क्या है सर हमें? नेचर से हमें मिलती है रिसोर्सेज एंड इन्हीं रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजिकली वो यूज करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करते हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट में, आगे जाके इस चीज को पढ़ेंगे हम कि कैसे डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करते हैं। बट अभी ये इंटरैक्शन ह्यूमन बीइंग्स का, यानी ह्यूमन बीइंग्स इन तीनों चीजों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के साथ, नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। ओके, चीजें आगे बढ़ाने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं इनके टाइप्स, हम किस तरीके से रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं, ये चीजें देखें पहले। लेकिन इस चीज को पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग, ग्रुप्स बनाना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरे सामने मैंने क्या करा कि लाइब्रेरी की बहुत सारी किताबें जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया, इकट्ठा करके लाया। एक राजू को बुलाया, मैंने कहा राजू इधर आ, एक काम कर जल्दी से जितनी भी बुक्स हैं उन एक काम कर जल्दी से जा और मैथ्स की बुक लेके, क्लास 8 की मैथ्स की बुक लेके आ। राजू जाता है थोड़ा थोड़ा, क्लास 8 की मैथ्स की बुक लेके आता है। फिर मैंने राजू से कहा कि जा भाई 7th की मैथ्स की बुक लेके आ। राजू जाता है 7th की मैथ्स की बुक लेके आता है। फिर मैंने कहा कि राजू जा जल्दी 6th की मैथ्स की बुक लेके आ। अब जैसे ही मैंने ये बात बोला, राजू समझ गया कि सर जो है वो बार बार मैथ्स की बुक मंगा रहे हैं। तो उसने क्या करा, उसने सारी की सारी मैथ्स की बुक एक तरफ कर दिया, सारे के सारे इंग्लिश की बुक एक तरफ कर दिया, सारे के सारे हिंदी की बुक एक तरफ कर दिया। एंड क्योंकि वो समझ चुका था कि सर सब्जेक्ट वाइज बुक्स मंगा रहे हैं,
तो उसने ग्रुपिंग करी है, लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स हैं उन सबकी ग्रुपिंग करी है ऑन बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो में समझा रहा था, इसमें सिर्फ एक ही बात समझाना चाह रहा था कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं, तो हमेशा कोई ना कोई आधार दिमाग में मान कर करते हैं। जैसे कि इस राजू के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो राजू ने क्लासिफिकेशन किया ऑन बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसको लग गया कि अगर मैं सब्जेक्ट्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दूंगा, सब्जेक्ट्स के हिसाब से बंटवारे कर दूंगा, तो आसानी होगी बुक्स को एक्सेस करना। इसी तरीके से मैंने किसी दूसरे पर्सन, बोले तो काजू भाई को बुलाया, मैंने कहा काजू इधर आ और जल्दी से एक काम कर, क्लास 4 की सारी बुक्स लेकर। वो जाता है क्लास 4 की सारी बुक्स लेके आता है। फिर मैंने कहा चल क्लास 5 की सारी बुक्स लेकर, वो क्लास 5 की सारी बुक्स लेके आता है। मैंने कहा क्लास 6 की सारी बुक्स लेके आ। उसका दिमाग खटक गया, वो समझ गया कि सर क्लास वाइज बुक्स मंगा रहे हैं। उसने क्या किया कि 2 मिनट उसने टाइम दिया, सारे बुक्स को अरेंज करा ऑन बेसिस ऑफ क्लास। राजू ने क्लासिफिकेशन किया था ऑन बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, लेकिन अभी इस बंदे ने क्लासिफिकेशन किया है ऑन बेसिस ऑफ क्लास। अब जैसे ही वो आएगा, मैं उससे बोलूंगा कि क्लास 7 की बुक्स लेके आ, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट जाएगा, क्लास 7 की सारी बुक्स पिक करेगा, आ जाएगा। यानी क्लासिफिकेशन पहली चीज क्या होती है? क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग ऑफ ऑल द मटेरियल्स, ऑल द थिंग्स विच यू हैव। बट क्या ये ग्रुपिंग मीनिंगलेस होती है? नहीं, इट मस्ट हैव सम बेसिस। इसका कोई ना कोई बेसिस होना जरूरी है। सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? बिकॉज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड अगर मुझे ये नहीं पता है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, एंड अगर मुझे ये नहीं पता है कि क्लासिफिकेशन हमेशा किसी न किसी बेसिस पे किया जाता है, तो फिर अपना पंगा हो जाएगा भाई, फिर हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा चीजों को समझने में। इसीलिए मैंने आपको पहले ही पूरा का पूरा सिनेरियो समझाया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। दोबारा, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, ऑल द मटेरियल्स which we have or I have, ठीक है। एंड इसमें एक रिमार्केबल नोट हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये क्लासिफिकेशन हमेशा किसी ना किसी बेसिस पे किया जाता है, किसी ना किसी आधार पे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा, राजू ने क्लासिफिकेशन किया है ऑन बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, जबकि काजू ने क्लासिफिकेशन किया है ऑन बेसिस ऑफ क्लासेस। इसी तरीके से हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन वेरियस बेसिस। बहुत सारे बेसिस पर हम लोग रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। एंड जो पहली क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं वो है ऑन बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या था? इसी तरीके से अपन दूसरी क्लासिफिकेशन जो करने वाले हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को ग्रुप में बांटने वाले हैं ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पे कि भाई हमारे जो रिसोर्सेज है वो कितनी डेवलप्ड है। अगर हम पहले यहां पर बात करें ऑनरशिप के आधार पे, तो हम रिसोर्सेज को बांट सकते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी ये वो रिसोर्सेज होंगी जो कि एक प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट पर्सनालिटी के द्वारा ऑक्यूपाइड हो गया, एक्वायर्ड हो। तो ऑल दोज रिसोर्सेज व्हिच आर एक्वायर्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एग्जांपल के तौर पे लैंड हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो हमारी प्राइवेट लैंड्स होती है, वो कैसे टाइप के रिसोर्सेज हैं? वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। वही अगर हम बात करें कम्युनिटी रिसोर्सेज, अगर
आपके अराउंड कोई पार्क वगैरह हो या पिकनिक स्पॉट्स वगैरह हो या फिर कोई एग्जाम्पल के तौर पर ताजमहल टाइप, आप क्या करते हो, आप सारी की सारी कम्युनिटी उसको यूज कर सकते हो। यानी ताजमहल फिर भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट पार्क्स वगैरह, तो ऐसे सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो आपकी कम्युनिटी रिसोर्सेज है। गार्डन्स ये आपकी कम्युनिटी रिसोर्सेज है। वही तीसरा हो सकता है नेशनल रिसोर्सेज। किसी भी नेशन के अंदर आने वाली सारे के सारे रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। किसी भी नेशन के टेरिटरी के अंदर आने वाले सारे के सारे रिसोर्सेज, एग्जांपल के तौर पे ये रहा कोई टेरिटरी किसी नेशन का, एंड इसके अंदर आने वाले सारे के सारे रिसोर्सेज होंगे वो आपके नेशनल रिसोर्सेज होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी नेशन के कोस्ट लाइन से, जिसको बेस लाइन भी कह सकते हैं, उससे 12 किलोमीटर तक के रीजन को, उससे 12 किलोमीटर तक के रीजन को, वाटर के रीजन को 12 किलोमीटर, दोबारा 12 किलोमीटर के वाटर रीजन को हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। एंड ये जो टेरिटोरियल वाटर होता है ये भी नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होती है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो फिर वो पड़ेगा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाया जाएगा। बट वहां पे पाए जाने वाले रिसोर्सेज पे आप अपना पूरा हक नहीं जमा सकते, बट जो टेरिटोरियल रिसोर्सेज होती हैं, जो टेरिटोरियल वाटर होती हैं, इन वाटर में जो भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे उनमें आप अपना हक दिखा सकते हैं। एंड अगला इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं? ऑल दोज रिसोर्सेज, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि किसी पर्टिकुलर नेशन के अंडर नहीं आती हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। इवन 209 सॉरी ये है 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स है ना, 12 नॉटिकल माइल जो होते हैं वो लगभग 22.2 किलोमीटर के बराबर होता है ना। तो कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो वाटर रीजन है उसको हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। एंड ये जो टेरिटोरियल वाटर होता है ये भी हमारे नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होता है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाएंगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, इट मींस कहीं यहां तक, तो 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड ये जो जोन होता है इस पे पार्शियली कोई भी एक नेशन अपना हक दिखा सकती है, बट रिसोर्सेज के ऊपर हक दिखाने के लिए हमें कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह करने पड़ते हैं। एंड अगर हम 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड बात करें तो वो ओपन सी होता है। एंड हाई सीज की अगर हम बात करें तो वहां पे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना हक दिखाती हैं। फिर वो किसी नेशन के रिसोर्स में काउंट नहीं होता। यानी ऐसा कोई भी वाटर, मतलब 200 नॉटिकल माइल के बाद जो भी वाटर के अंदर रिसोर्सेज पाए जाएंगे दोज आर नॉट अंडर द नेशनल रिसोर्सेज, तो उनको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज में काउंट करेंगे। यानी जो भी रिसोर्स ऐसा है जो कि किसी नेशन के अंडर में नहीं है, दैट रिसोर्स विल बी टर्म्ड और विल बी कैरिड बाय इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके, तो हमने सबसे पहली चीज रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन पढ़ी। हमने जाना कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन कुछ नहीं, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑल द मटेरियल्स दैट वी हैव इन सम मीनिंगफुल ऑर्डर। क्लासिफिकेशन जब भी हम करते हैं किसी न किसी बेसिस पे करते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहां पर मैंने बेसिस रखा है ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पे मैंने यहां पे क्लासिफिकेशन किया है। एंड इस क्लासिफिकेशन में देख सकते हो किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के द्वारा अक्वायर्ड जो भी रिसोर्सेज होंगी उनको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहेंगे। किसी कम्युनिटी के द्वारा एक्सेसिबल जो रिसोर्सेज होंगी उनको हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज कहेंगे। किसी नेशन के अंडर में जो रिसोर्सेज होंगी उसको हम नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे।
एंड मैंने इसके साथ साथ ये भी बोला है कि कोस्ट लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर का रीजन है, वाटर का एरिया है, उसमें जो भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे दे विल आल्सो बी कंसीडर्ड अंडर नेशनल रिसोर्सेज। एंड इसके बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होता है उसको हम ईजेड बोलते हैं। एंड ईजेड के बाद जो भी होगा वो ओपन सी होता है एंड उसमें किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का कोई हक नहीं होता एंड उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो इसके बाद जो भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे उनको इंटरनेशनल रिसोर्सेज में कैलकुलेट किया जाएगा। अगली चीज है ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का स्टेटस कैसा है उसके आधार पे आपकी रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन। तो इसमें अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो इसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज हम उन रिसोर्सेज को कहते हैं जिनमें पोटेंशियल है हमारी नीड्स को फुलफिल करने की, बट हम उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जबकि डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको लेकर हमने सारा का सारा क्वांटिटी क्वालिटी वाइज हमने पूरा डिटरमाइन कर लिया उसको, और हम उनको यूज करते हैं या कर सकते हैं फॉर आवर पर्पस, फॉर आवर सेक। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। वही स्टॉक्स की बात करें, हमें पता है कि ये रिसोर्स मौजूद है हमारे पास, बट आइदर बिकॉज ऑफ नो टेक्नोलॉजी हम उसको यूज नहीं कर पाते। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं स्टॉक्स। एंड रिजर्व्स की बात करें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसको यूज करने का, हम पे पड़ा हुआ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है यूज करने का, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे। तो ऐसे जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कहते हैं रिजर्व्स। दोबारा ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो हम पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वही अगर हम ऑनरशिप के आधार पर बात करें तो हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी आज की क्लास में हमने दो बेसिस पर क्लासिफिकेशन करा है। आगे की क्लासेस में हम इसको और भी ज्यादा बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे एंड फर्दर इसको और ज्यादा आगे समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ दीज रिसोर्सेज आर इंटरलिंक्ड विद आवर डेवलपमेंट। तब तक के लिए देखते रहें, एंजॉय करते रहें एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।